ओके, तो अभी अपने कौन सा करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 23। EFG 4:3:3 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। ई का 31/3/2015 के दिन निवृत्त होता है। उस दिन की पक्की तलपट हमको यहाँ दी हुई है। ख्याति, जमीन, मकान, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार, रोकड़ वगैरह यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसके बाद में यहाँ हमको कुछ समायोजन दिए हैं। ख्याति का मूल्यांकन 4000 किया गया, मतलब हमारी पेढ़ी की कुल ख्याति कितनी है, 4000 है। स्थायी संपत्तियों की कीमत में 20% की कमी करनी है, तो सभी स्थायी संपत्तियों को टिक मार्क करना है हमको। जमीन, मकान और फर्नीचर दोनों स्थायी संपत्तियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट, स्टॉक 10% अधिक मूल्य पर दर्शाया गया है, तो स्टॉक को भी टिक मार्क करना है हमको। फिर लिखा है नया लाभानी का प्रमाण है एफ और जी के बीच 4:1 निश्चित किया गया है, ठीक है। ये हम बाद में करेंगे। ई को उसकी लेनी रकम चुकाने के बाद और नई पेढ़ी में रोकड़ 1000 रहे, इस प्रकार एफ और जी आवश्यक रकम रोकड़ इस प्रकार से लाएंगे या ले जाएंगे कि जिससे नई पेढ़ी में उनकी पूंजी नए लाभानी के प्रमाण में रहे। तो ये हमको इस तरह से करना है। कंडीशंस दी उनको पूरी फुलफिल भी करना है। तो पहला स्टेप हमारा कह रहा है कि अकाउंट्स ड्रॉ करना, जो कि हमने ऑलरेडी करके रखे हैं। उसके बाद में सेकंड स्टेप है हमको जो बैलेंस शीट में आइटम्स दिए हैं उनको अलग अलग जगह पर जहाँ भी हो वहाँ ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि ख्याति दी हुई है, संपत्ति लेना से हम स्टार्ट करते हैं। तो ख्याति दी है, पुरानी ख्याति कभी भी दी हो, अनुपात पहले यहाँ लिख देते हैं हम 4:3:3। तो पुरानी ख्याति को हम क्या कर देते हैं, हर बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं साझेदारों के पूंजी खाते के उधार साइड में। तो देखो साझेदार का पूंजी खाता ये रहा हमारे पास, उसके उधार में लिखेंगे 1000 को बांटेंगे, क्या लिखेंगे, ख्याति खाता 400 300 300, ठीक है। उसके बाद में दिया हुआ जमीन मकान, तो ये हमारी स्थायी संपत्ति है। छः 1000 दिए है तो उसको टिक मार्क करके रखेंगे। उसके बाद में हमको दिया हुआ फर्नीचर, वो भी स्थायी संपत्ति है, ध्यान रखना हमारा 4000। उसके बाद हमको स्टॉक दिया हुआ है 6600 का। उसके बाद क्या हुआ, देनदार है, देनदार पे कोई समायोजन नहीं है तो हम पूरे पूरे बाहर लिख रहे हैं। रोकड़ हमको दिए 400, लेकिन ये हम लिखेंगे नहीं, उसको कहाँ लिखेंगे हम, रोकड़ के खाते में स्पेशल बनाया हुआ है वहाँ, शेष आगे लाए, कितना 400। उसके बाद में पूंजी खाता दिया हुआ है, वहाँ लिखेंगे हम शेष आगे लाए 8000 5000 2000। फिर दिया है सामान्य अनामत, तो उसको तो हम साझेदारों के बीच बांट दिया करते हैं। 800 600 600 आएगा, यहाँ पर 2000 है, उसको बांटेंगे 4-3-3 में, तो ठीक है। अब बात आती है हमारी किसकी, लेनदार की। तो लेनदार में कोई समायोजन नहीं है, सीधा हम बाहर के कॉलम में लिख रहे हैं 8000। देनी उंडी कोई समायोजन नहीं है, सीधा हम बाहर के कॉलम में लिख रहे हैं 2000। तो हमारा ये जितना भी इंफॉर्मेशन दिया था पक्की तलपट में पुरानी में, वो पूरा हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। कहाँ बढ़ेंगे हम, समायोजनों की तरफ। तो समायोजनों में देखो हम पहला नंबर का समायोजन है ख्याति का, तो उसको हम थोड़ा होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। संपत्तियों की कीमत में, स्थायी संपत्तियों की कीमत में 20% की वृद्धि करनी है। तो स्थायी संपत्ति में हमारे यहाँ पर 2 ही आइटम दिए हुई हैं, जमीन मकान और फर्नीचर। तो दोनों के अंदर हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, कितनी, 20% की। तो यहाँ पर आएगा 1200 और लिखेंगे 7200। फर्नीचर में भी हम वृद्धि करेंगे, कितनी, 20% की। 4000 का 20% होता है हमारा 800, तो 4800 टोटल आएगा। अब इन दोनों की वृद्धि हुई है तो फ़ायदा होगा, तो वो पुनः मूल्यांकन खाते के जमा में लिखेंगे हम जमीन मकान खाता और फर्नीचर खाता, ठीक है। तो दोनों को हम यहाँ लिखेंगे, दोनों की रकम लिखेंगे, एक की है 1200, दूसरे की है 800। उसके बाद में हमको नेक्स्ट समायोजन नंबर 3 क्या लिखा गया वो भी हम पढ़ते हैं। तो लिखा है स्टॉक 10% अधिक मूल्य पर दर्शाया गया है। तो देखो इसकी गणना किस तरह से करनी पड़ेगी हमको। माना कि
स्टॉक की लागत कीमत जो हमारी है वो कितनी है, 100 है। उसको हमने कितनी कीमत पर अधिक दर्शाया है, 10% अधिक। तो टोटल कितना हो गया, 110। जब यहाँ देखते हैं कि 110 पर उसकी वही कीमत कितनी दर्शाई हुई है, 6600 है। पर हमको तो क्या चाहिए, हमारी लागत कीमत ही चाहिए 100। तो हमारी कितनी आएगी, यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास 6000 रुपया एग्जैक्टली आएगी, जो हमारी असली कीमत है। तो 6000 को हम बाहर के कॉलम में लिखेंगे, कमी करनी पड़ेगी हमको जो अधिक दर्शाया गया था पहले से 600 रुपये उसकी, ठीक है। तो 6600 में से 600 माइनस करेंगे तो 6000 आएगा। अब ये कमी जो हुई है हमको कहाँ लिखनी पड़ेगी, पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में भी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे हम, स्टॉक खाता कितना है, 600। आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो देखो नया लाभ हानि का प्रमाण दिया है और बाकी सब इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका हमारे पुनः मूल्यांकन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर बस इतनी ही एंट्री आएंगी, इसका हम टोटल कर देंगे, डिफरेंस निकालेंगे और हमारा प्रॉफिट भी हम निकाल लेंगे। 2000 में से 600 जाएगा इस साइड से, तो 1400 जो बचेगा उसको हम 4 3 3 में बांट लेंगे। तो यह आएगा हमारा वितरण पात्र लाभ। अनुपात है हमारा 4 3 3, 560, 420 और 420। ये हमारा ई एफ और जी का लाभ आया है। इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे, वितरण पात्र लाभ है किसका, पुनः मूल्यांकन खाते का। रकम कितनी लिखेंगे हम यहाँ पर देखो, 560, 420 और 420। इतना क्लियर हमारा ये। अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो आगे हमको क्या दिया हुआ है देखो, ख्याति और उसके नए अनुपात। तो पहले हम इनका गणना है वो गणना करेंगे। गणना करने के लिए हम पीछे देखते हैं कैसे होगा। 3 पार्टनर हमारे कौन कौन है, ई एफ जी। ई एफ जी। कुल निवृत्त कौन हो रहा है वो देखो तो एक बार, ई हमारा निवृत्त हो रहा है। तो ई पर हम यहाँ राउंड कर देते हैं। तीनों का अनुपात कितना है, 4 3 3 है, टोटल 10। लेकिन हमको साथ में नया अनुपात भी दिया है, 4:1। एफ और जी उसको 4:1 में बांटने वाले हैं 5। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा लाभ निकाल सकते हैं कि जो पुराना और नया 2 दिया है तो लाभ निकाल सकते हैं आराम से। तो लिखेंगे हम लाभ का प्रमाण, उसका सूत्र क्या होता है, नया भाग माइनस पुराना भाग, हिस्सा जो है उनका। तो ये हमारा पहले एफ का लाभ निकालेंगे हम। तो एफ का लाभ पहले नया कितना है, 4/5 कितना है, -3/10। हाँ के ना। अब इसका हम एलसीएम करके निकालेंगे तो 10 पंजे 50 डायरेक्टली हम कर लेते हैं। 10 चौक 40, 5 दिया कितना आएगा, तो ये हमने डायरेक्ट किया इसलिए इतना बड़ा आ रहा है, बाकी हम सॉर्ट कर लेंगे बाद में। उसके बाद हमारा कौन है, जी। तो जी का कितना है हमारा नया भाग, 1/5 -3/10 पंजे 50, 10 एकम 10, 5 दिया कैसे आएगा, माइनस का 5/, देखो ये माइनस में आ गया, माइनस में आ गया है तो यहाँ इक्वल भी होना जरूरी है। तो ये देखो 25 और ये 5, तो बचा कितना, 20। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये किसका है हमारा, ई का लाभ है बट माइनस में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्याग। तो 2 लोगों ने त्याग किया है और लाभ अकेला एफ लेगा। 2 लोगों ने त्याग किया है और लाभ अकेला एफ लेगा। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ख्याति निकालेंगे। पीढ़ी की कुल ख्याति कितनी है, 4000। उसमें से ई निवृत्त हो रहा है तो ई की ख्याति कितनी है, 4000 गुणा 4/10, 1600
जब ई की ख्याति 20 पर 1600 है तो जी की कितनी होगी? पहले तो हम जी, ये ई किया, फिर यहाँ पर हम किसकी निकालेंगे? जी की। जी का अनुपात कितना है? 5, तो 5 पर कितनी? और एफ है उसको कितना मिलेगा? 25 पर, वो भी निकालेंगे। तो यहाँ आएगी हमारी 400 और उसके बाद में होगा 2000। कैसे आएगा? तो ये देख सकते हैं, चौकड़ी गुना करके 5 गुना 1600 भाग 20, 25 गुना 1600 भाग 20, तो 2000। ठीक है, अब इसको हम यहाँ लिखेंगे। निवृत्त कौन हो रहा है? सॉरी, पहले सबसे ज़्यादा कौन है? 2000। ये इसको लाभ मिलेगा। कौन है ये? एफ। कौन कौन देगा इसको? ई और जी। कितना कितना देंगे? ई 1600 और जी 400। कहाँ से लिखा है ये हमने? देखो यहाँ से 1600 और 400। ठीक है, एंट्री क्या होगी? ये दोनों खाते के जमा, जो माइनस में आ रहे हैं उन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे? जमा। ये दोनों त्याग कर रहे हैं इसके लिए, तो इन दोनों के खाते में जमा और एफ के खाते में उधार। तो हम लिखेंगे ई और जी के पूंजी खाते के अंदर जमा। ई और जी के पूंजी खाते में जमा 1600 और 400। किसको मिलेगा ये लाभ? एफ को। तो एफ का पूंजी खाता क्या लिखेंगे हम? ठीक है, अब एफ के खाते में इसको मिल रहा है तो इसका पाने वाले का खाता उधार 1600 और 400। किस किसने दिया है? 1600 दिया, वो ई ने दिया है, तो ई का पूंजी खाता लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? देने वाले का खाता यहाँ पर जमा होता है और पाने वाला उधार। पाने वाला कौन है? एफ, तो उसके खाते में उधार लिख रहे हैं। फिर लिख रहे हैं जी का पूंजी खाता। ठीक है, ये हमारा हो गया ख्याति की एंट्री। ख्याति के बाद भी हमारी एक लास्ट लाइन बाकी है कि ई को उसके लेनी रकम में वो चुका देनी है और पेड़ी में रोकड़ 1000 रखनी है हमको। तो यानी शेष आगे ले गए, तो ये हमको पेड़ी की शेष पहले से बता दी है। इसको हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी, एक तरह से कि पेड़ी में हमेशा पूंजी कितनी रहनी चाहिए? रोकड़ कितनी रहनी चाहिए? 1000 रुपये। तो वो रख दी हमने वहाँ पर 1000 रुपये, तो उसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ पर लिख सकते हैं। अब ई निवृत्त कौन हो रहा है? ई। तो ई की लेनी रकम कितनी निकल रही है वो निकालने के लिए हम टोटल करेंगे। तो ई का हम टोटल करते हैं 8, 9, 10,760, 10,960 आ रहा है सेट का टोटल। उसमें से हमको माइनस करना है 400, तो 10,560 आएगा। उसको हमको क्या चुकाना है? रोकड़ चुका देनी है। लिखा है ई को उसकी लेनी रकम वो चुका देनी है। कितनी? 10,560। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? रोकड़ खाता, इसको चुका देना है इसके लिए। इसके बाद में कहाँ जाएगा? यहाँ पर क्या लिखेंगे? ई का पूंजी खाता, रोकड़ चुका देनी है इसके लिए। ठीक है, रोकड़ चुका देनी है। और एफ और जी अब हमको इतनी रोकड़ लाएंगे कि उनकी पूंजी, उनकी जितनी भी पूंजी यहाँ आती है उसको हम कैसे रख सकते हैं? नए अनुपात में। अभी जो हमने किया उसके लिए देखो पूंजी रखनी है यहाँ पर। पिछले समय जैसा हमने किया था उस तरह से करना है कि पहले इनका डिटेल्स निकालते, डिफरेंस कितना निकलता है उससे हमको पूंजी पता चलेगी। 3420 इसका टोटल आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है 3120। इसका हो रहा है 6020, उसमें से इसको माइनस करना है 2300 को 3720। ठीक है, अब यहाँ पर हम पूंजी लिखेंगे किस किस की? एफ और जी की। तो देखो पहले हम 3720 ये वाली रकम, लेकिन ओके, प्लस 3120 और प्लस 10,560 जो उनको चुकाना है वो भी, प्लस यहाँ हमारा डिफरेंस और भी रहेगा। देखो यहाँ डिफरेंस कितना रहेगा? इनका टोटल कर दो, ऐसा करो 11,560 आएगा, उसमें से 400 माइनस कर देना तो 11,160 आएगा। तो ये पूंजी में हमारी कितनी जुड़ेगी? जो इसकी कमी आ रही है 600 रुपये की, रोकड़ भी हम लेके आ रहे हैं एक्स्ट्रा पूंजी रखने के लिए, वो भी हमको यहाँ ऐड करनी पड़ेगी 11,160, जिसको हम बोल सकते हैं इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, या फिर हम दूसरी तरह से करना चाहे, जब हमको कार्यशील पूंजी दी उसका टोटल पहले करने का, इस साइड का माइनस करने का, जो डिफरेंस आए वो उनकी पूंजी होगी। ये भी एक दूसरा तरीका है।
तो देखो इसको पहले कर लेते हैं। 28,000 रुपये आ रहा है। जब कार्यशील पूंजी दियो तभी ऐसा कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, ऐसा ध्यान रखना। 28,000 में से ये 8 और 2 10 गए, कितना बचेगा? 18,000। अब इन सब का टोटल करके देखो, इतना ही आ रहा होगा। ठीक है, अब ये 28,000 को हमको किस अनुपात में बांटना है? नए अनुपात में। तो नया अनुपात हमको दिया हुआ है 4:1 है, तो इसको हम 4:1 में बांट देंगे। 14,400 और 5600 3600। ये हमारी इनकी क्या आ जाएगी? पूंजी आ जाएगी कि इतनी इतनी पूंजी इनकी रखनी है हमको। अब ये कहाँ आएगी हमारे यहाँ पर? शेष आगे ले गए। हर बार जब हम जैसे करते हैं तो ई तो निवृत्त हो गया, बचा कौन? 14,400। और यहाँ पे हमको कितना रखना है? 3600। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे तो देखो टोटल किसका ज़्यादा आता है? इसी का ज़्यादा आ रहा होगा। 14,400 प्लस 2300 तो 17,700 16,700। ठीक है, तो 16,700 जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दूसरे वाले का एफ का, उसमें से इस साइड का हम माइनस करेंगे 6,020 जो हमारा टोटल लिखा हुआ है, पहले से किया हुआ था हमने इसके लिए। तो आएगा 10,680। 10,680 जो हमारा आएगा, ये कौन लाएगा? एफ। तो यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाता। कौन कैसे लेके आएगा? ये रोकड़ में। अब इस साइड का टोटल करते तो 3900 आता होगा। तो 3900 में से ऊपर का हमने टोटल करके रखा हुआ है 3420, तो आएगा 480। तो वो भी कहाँ जाएगा? रोकड़ से आएगा। तो ये दोनों यहाँ पर जमा किए हैं तो रोकड़ खाते में उधार होंगे। क्या लिखेंगे? एफ और जी का पूंजी खाता। तो एफ का पूंजी खाता 10,680, जी का पूंजी खाता 480। अब इन दोनों का टोटल करना है तो 11,160 आ रहा होगा, तब जाके हो जाएगा इन दोनों का टोटल। और ये इसके साथ में 560 पूरा हो गया। तो ठीक है, ये इस तरह का सवाल है जहाँ हम कभी कभी इस साइड से डिफरेंस का टोटल करके, जब कार्यशील पूंजी दी होती है तो हमको बैलेंस शीट का इस साइड का टोटल पहले से पता चल जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे, हमको पूंजी मिल जाएगी। इस पूंजी को हम नए अनुपात में, जिस अनुपात में बोला हो उस अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, और उसके बाद में उसकी शेष हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिखेंगे। टोटल करेंगे, डिफरेंस आएगा वो या तो रोकड़ खाते या तो चालू खाते, जहाँ बोला हो रोकड़ खाते ही बोला होगा क्योंकि कार्यशील पूंजी दी है तो उसको हम यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे और दोनों का बैलेंस मैच करेंगे। अगर मैच हो जाएगा तो रोकड़ खाते से यहाँ अपना आंसर पता चलेगा कि दोनों मैच है, इट मीन्स वी आर बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा सवाल होगा।